आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है। अब तक जो पढ़ चुके हैं उसमें हमारे पास HTML का बेसिक स्केलेटन है, HTML डॉक्यूमेंट का कि क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है, और हमने बेसिक सिंटैक्स पढ़ा। हबीब, आप अपना माइक म्यूट करें। थैंक यू। HTML किस तरीके से काम करती है, टैग्स एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। अब तक जो हमारी बेसिक थी, यानी जितने लोग बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड में वो भी, और जिनका ऑलरेडी कुछ थोड़ा सा नॉलेज था, तकरीबन वो एक लेवल पे हैं। अब से आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें मैं आप सबको कहूँगा कि आप अपने पास, अगर आज आपके पास अभी इस वक्त आपने एक रजिस्टर और पेन पास नहीं रखा है, तो मैं कहूँगा कि दोबारा ये आप सेशन देखें, और कल का जो सेशन होगा उससे पहले आप क्वेश्चन करिएगा। अभी जो हमारा लास्ट हुआ था उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ 4 लोगों के असाइनमेंट्स मिली हैं, बाकी लोगों का क्या प्रॉब्लम था, क्यों असाइनमेंट्स नहीं दे सके। एक्चुअली जो ईमेल आपने जब कोर्स के लिए रजिस्टर किया था ना, जो ईमेल मुझे दी थी कि रजिस्टर करने के लिए, उस ईमेल से जब आप लॉगिन होंगे ना जीमेल में, और यूट्यूब जब आप यूज़ कर रहे होंगे तब आप वो लिंक देख सकते हैं। ये ग्रुप में भी बता रहा हूँ, लेकिन सारों को यही इशू आ रहा है। और अब से जो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी वो सारों के लिए एक अनाउंसमेंट ये है कि आपने वो टाइम के अंदर जो है ना जमा करवानी होगी। उसके कुछ ग्रेड्स भी होंगे, 10 में से आपको ग्रेड्स होंगे, और एंड पे उन सब का टोटल करके उसकी बेस पे आपको एक जो लैंग्वेज एफिशिएंसी कोर्स है, जिसमें आप मोर एफिशिएंटली कोड को लिख सकते हो, अपने वर्क फ्लो को तेज़ कर सकते हो। उसको उस पे एक छोटा सा कोर्स ऑफ़र किया जाएगा। उसमें कुछ सिलेक्टेड लोग होंगे, वो यानी कि टॉप 5 भी हो सकते हैं, कोर्स में से टॉप 10 भी हो सकते हैं, तो वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बाद में अनाउंस कर देंगे हम। तो वो इन मार्क्स के ऊपर होंगे जो आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स होंगे, ठीक है ना। तो आपने उसमें से ये आपका वर्क फ्लो को तेज़ करने के लिए कोर्स होगा कि आप किस तरीके से कोड को मोर एफिशिएंटली और वो लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ ये चीज़ करनी है, कोई फ़ीस वगैरह उसके लिए नहीं रखेंगे। जो इस कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे उसमें उसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उसमें ये टॉप के जो होंगे स्कोरर, उनको हम सिलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने आज के जो लेक्चर की तरफ। तो इस लेक्चर में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ें शामिल, एक मिनट, मैं शायद आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। और एक चीज़ और ज़हन में रखें कि जो लोग मुसलसल सेशन में नहीं आ रहे हैं, आपको 80% क्लासेस ज्वाइन करना, लाइव क्लासेस, वो ज़रूरी हैं। तो आपने जैसे कि फॉर्म फिल किया था, तो फॉर्म में भी मेंशन था। तो अगर जो लोग नहीं आएंगे तो उनको या सेशन से या इस ट्रेनिंग से ड्रॉप भी किया जा सकता है, जब वो अपनी मतलब एक लिमिट जो है वो क्रॉस कर जाएंगे। ऑलमोस्ट 6 या 7 छुट्टियां आपकी बनती हैं, इससे ज़्यादा जिसकी होंगी। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है, और जो बिल्कुल स्टार्ट से ही नहीं आ रहे हैं वो इंशाल्लाह उनके कल अनाउंस हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएंगे बीच में से। इसी तरीके से, क्योंकि ये कोर्स उस आम कोर्सेज़ की तरह से नहीं है, ये एक स्टार्ट में आपको एम बताया था कि ये है कि आप फ्रीलांसिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, और जो कोर्स में रहते हुए तैयार नहीं होंगे उनका बर्डन है, तो उनको यानी हमारे पे भी है और इंस्टीट्यूट पे भी है, तो उनको हम कल से इंशाल्लाह ड्रॉप करना शुरू करेंगे, जिन लोगों की कल 6 पूरी हो जाएंगी। अच्छा जी, आज के जो हमारा है उसकी मैं थोड़ी सी आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। आज हम इंशाल्लाह अपना हेड सेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा सेकंड लेक्चर हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है कि HTML की डॉक्यूमेंट जो है उसको किस तरीके से अरेंज किया, ऑर्गेनाइज़ किया होता है, किस तरीके से हम उसमें काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डॉक टाइप, जो हम पढ़ चुके हैं कि डॉक्यूमेंट टाइप आप इसमें बताते हैं। आज जो चीज़ हम कंप्लीट जिसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और जिसको पढ़ेंगे, वो है हमारे पास हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में मैंने जैसा कि बताया कि हेड सेक्शन में ये चीज़ आप गौर से सुनिएगा कि हेड सेक्शन में जो चीज़ें भी आती हैं, जो एलिमेंट्स या जो टैग्स भी आप लिखते हैं,
उनके अंदर जितना कंटेंट होगा वो ज़ाहिरी तौर पे एक आपके वेब पेज में शो नहीं होता। मैं एक वेब पेज के आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आते कुछ कोई भी एक वेबसाइट जो है उसको हम ओपन करते हैं। ये आपके एक वेब पेज है, वेब डिज़ाइन है। इसके वेब पेज के ऊपर क्या होता है कि आपका सिर्फ वो चीज़ें आती हैं जो बॉडी सेक्शन के अंदर होंगी। जो ये सेक्शन है आपका बॉडी सेक्शन, इसके अंदर जितनी चीज़ें आपको आप डालेंगे उनका वो एलिमेंट्स आपको आपके वेब पेज के अंदर ये सारी चीज़ें जितनी नज़र आ रही वो बॉडी सेक्शन के अंदर होती हैं। तो हेड सेक्शन में फिर क्या होता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हेड सेक्शन में सिर्फ वो चीज़ें हम लिखते हैं जो कि सेटिंग के रेलेवेंट होती हैं, जिनके ज़रिए से जी कौन आए अभी? हमज़ा आप अपना माइक म्यूट करें। ये बटन है माइक म्यूट का, आप माइक म्यूट कर लें। हबीब आपका भी माइक म्यूट नहीं है, आप भी कर लें, वो बार बार जो है ना इंटरप्ट कर रहा है। अच्छा, हेड सेक्शन में वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं जिनकी अपीयरेंस ज़ाहिरी तौर पे जो वेब पेज के अंदर नहीं होती है। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें इसका अमल दखल इतना होता है कि वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि जितनी चीज़ें हमें बॉडी बॉडी सेक्शन के अंदर नज़र आ रही होती हैं, उन सारों की जो सेटिंग होती है, उन सारों को जो कंट्रोल कर रहा होता है, उनकी जो इंफॉर्मेशंस होती है, वो सारी आपकी हेड सेक्शन में मौजूद होती है। इसमें मैंने आपको बताया कि चार चीज़ें हम बेसिकली चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मेटा डाटा होता है, यानी मेटा टैग्स होते हैं। उसके बाद आपकी लिंकिंग के यानी क्या काम होता है, यानी आप दूसरी जो एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं, जिस तरह से दूसरी लैंग्वेजेस की ओके, रमीज़ा आपको नहीं आ रही है? अगर अभी आ गई है तो मैसेज कर दें। अच्छा, हम पढ़ रहे थे कि बॉडी सेक्शन। अच्छा, हेड सेक्शन में हम चार चीज़ें देखते हैं कि मेटा डाटा होता है सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास लिंकिंग आ गई और फिर स्टाइल, उसके बाद स्क्रिप्ट। अच्छा, मेटा डाटा में क्या होता है, लिंकिंग लिंकिंग डिस्कस कर रहे थे। लिंकिंग क्या होती है कि एक्सटर्नल फाइल्स दूसरी लैंग्वेजेस की का जो स्क्रिप्ट होता है, दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जो कोड लिखा हुआ होता है, उसको आप HTML के साथ लिंक करवाते हैं, या कोई भी ऐसी फ़ाइल जो कि जिसका बॉडी के अंदर तो आपका कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन वो ब्राउज़र को बताने के लिए या सर्च इंजन को बताने, ब्राउज़र यानी कि आपका क्रोम हो गया, आपका सफारी और फायरफॉक्स, इसके रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो हो सकती है। और उसके बाद इस जो आप फाइलें लिंक करवाते हैं उनका काम हो सकता है किसके साथ, अ, आपके सर्च इंजन के साथ। सर्च इंजन कौन कौन से हैं? गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, आस्क, इस तरह से जितने भी जिन वेबसाइट्स पे जाके आप चीज़ें सर्च करते हैं और फिर वो आपको वेबसाइट्स पे ले जाती हैं, वो सर्च इंजन होते हैं। तो उसके बाद स्टाइलिंग आती है। स्टाइलिंग क्या है? स्टाइल भी लिंक करता है, और या फिर स्टाइल का जो टैग है, सॉरी, स्टाइल लिंक नहीं करता। स्टाइल का टैग सिर्फ आपका CSS का कोड, जो हम नेक्स्ट लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे CSS लैंग्वेज, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, उसका जो कोड होता है वो आपके हेड सेक्शन में लिखा जाता है। अगर आपने फ़ाइल के अंदर लिखना हो तो वो आप स्टाइल में लिखते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट आता है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फ्रंट एंड की या आपकी HTML की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो एक ही है, उसका नाम है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो आप स्क्रिप्ट में लिखते हैं। हम मेटा डाटा की तरफ आते हैं कि मेटा डाटा के अंदर क्या होता है। मैं अपना यहाँ से कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ।
इसको सेव एज, तो इसको यहाँ फोल्डर लेक्चर्स एंड लेक्चर नंबर 5 है, यहाँ पे इसको सेव करेंगे इंडेक्स के नाम से, बल्कि हम हेड सेक्शन पढ़ रहे हैं उसमें मेटा डाटा पढ़ रहे हैं, तो मेटा डाटा डॉट HTML। अच्छा, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास हमने 4th के अंदर किया है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। बॉडी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। उसके बाद बॉडी के बाद हम यहाँ आके HTML का टैग कर देते हैं। जी, आपके इंटरनेट का इशू होगा, इस वजह से कॉल ड्रॉप हो रही है हमजा। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है मेटा टैग्स। अब मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स आपकी जो बॉडी है या आपके जो यानी वेब पेज की जो बॉडी है या जितने एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कोई चीज़ वो इंसर्ट नहीं करता या उनकी कोई सेटिंग नहीं होती। मेटा डाटा या मेटा टैग जो है वो सिर्फ आपकी आपका जो ब्राउज़र होता है, आपका जिस तरह के क्रोम है, उसको बताता है कि ये आपका सॉरी ब्राउज़र नहीं, आपका सर्च इंजन जो होता है गूगल, जिस तरह से उसको बताता है कि ये जो वेब पेज इस टाइम लाइव है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। इसमें मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, उसको समझ आएगी। इसका ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। हमने टाइप्स पढ़ी थी। सेल्फ क्लोजिंग टैग ऐसा होता है जिसका एंडिंग टैग नहीं होता, वो सिर्फ वो अपने अंदर ही यानी उसका एक ही टैग होता है, स्टार्टिंग टैग। और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। स्टार्ट यानी यहाँ से होगा मेटा और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर सारा काम जो है वो जब ये सेल्फ क्लोजिंग है तो इसके अंदर ऑब्वियसली सारा काम सिर्फ इसके एट्रीब्यूट्स से होगा। इसके अंदर जो पहला एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो है नेम। नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट्स। अब मैंने जिस तरह से बताया कि ये इन्फॉर्मेशन सर्च इंजन को देता है, तो आपके वेब पेज के बारे में सर्च इंजन को क्या इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है? आपको एक चीज़ पता होगी कि जब भी आप गूगल पे सर्च करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं इधर हम गूगल ओपन कर लेते हैं, ये हमने गूगल ओपन किया, यहाँ पे हम एक चीज़ सर्च करते हैं। फ़र्ज़ करें हम HTML सर्च करते हैं। HTML सर्च, ये आवाज़ किन की आ रही है? हमज़ा बंद कर ले माइक अपना। अच्छा, आपने HTML सर्च किया तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये जो वेब पेजेस हैं, ये जो वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर HTML के बारे में कंटेंट मौजूद है? इसके बारे में या तो गूगल को बताया गया हो, गूगल ऑलरेडी जानता हो, या ये वेबसाइट जिसने अपलोड की है उसने बताया हो गूगल को। बिल्कुल इसी तरह से गूगल को बताने के लिए जो हम एलिमेंट HTML का यूज़ करते हैं वो मेटा टैग है। अब मेटा टैग किस तरीके से काम करता है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहली चीज़ जो गूगल को देता है मेटा टैग वो है आपका डिस्क्रिप्शन, कि आपके वेब पेज पे जो डिस्क्रिप्शन यानी आपके वेब पेज किसके रेलेवेंट है। तो हम यानी कि जो पहली चीज़ बताने जा रहे हैं वो गूगल को क्या है, यहाँ पे वैसे मैं लिख रहा हूँ, वो है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन है, अगर आपने एक फॉर्म फिल करके देना हो तो आप कैसे करेंगे? आप इस फॉर्म को इस तरीके से लिखें, या एक आपने एक लिस्ट बना के देनी हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एक हेडिंग देंगे,
या किसी एक छोटा सा आर्टिकल लिखेंगे डिस्क्रिप्शन के नाम से, और उसके नीचे फिर उसकी डिटेल यहाँ पे लिख देंगे या उसका कंटेंट लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। अब इसमें आप जो गूगल की लिमिट है या दूसरे सर्च इंजन्स की है वो 160 कैरेक्टर्स की है। यानी इसमें स्पेसेस भी शामिल होती हैं, नंबर्स भी, अल्फ़ाबेट्स भी, और कोई और कैरेक्टर्स भी आप शामिल करते हैं। तो टोटल 160 कैरेक्टर्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बारे में आप कंप्लीट इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये वेब पेज मैंने इस वेब पेज को बनाया और इसके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। ये होता है, इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आपने सुनी हो या आप उसके बारे में कुछ जानते हो, तो ये एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है डिस्क्रिप्शन, जिसको मेटा डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। और यहाँ पे हम मेटा टैग के अंदर, नेम के अंदर अब क्या लिखेंगे कि जो हम छोटा आर्टिकल देने जा रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं सबसे पहले वो क्या है, वो डिस्क्रिप्शन है। यहाँ डिस्क्रिप्शन, अब इसका कंटेंट लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन तो हो गया, हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन है क्या, उसका कंटेंट क्या है, उसके लिए अगला एट्रीब्यूट मेटा टैग का यूज़ होता है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, और इसमें हम लिख देंगे कि इट्स एन एलिमेंट, इट्स अ पेज which contains information related to HTML। इसी तरीके से आप 160 कैरेक्टर्स का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं डिस्क्रिप्शन का। तो ये एक पर्पज़ है मेटा टैग लगाने का कि आप सर्च, जब आपकी वेबसाइट लाइव जाएगी तो सर्च इंजन को बता सके कि इस वेब पेज में क्या चीज़, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। दूसरा जो इसका पर्पज़ है वो ये होता है कि मेटा टैग जिसके लिए यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये बताने के लिए कि ये वेब पेज बनाया किसने है। ठीक है, इस दोबारा हम वैसे ही लिखेंगे, मेटा नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, उसको कहते हैं ऑथर। जिसने ये वेब पेज डेवलप किया है, या जो इसका आप ऑनर कह सकते हैं, जो इसका ऑथर है, उसकी हम यहाँ पे लिखते होते हैं ऑथर। और ऑथर के कंटेंट में उसका क्या लिख देंगे, नेम लिख देंगे ऑथर का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उबैदुल्लाह। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, इसी तरीके से लिस्ट है, जो भी चीज़ें आपने अपने वेब पेज के बारे में बतानी है, अपने वेब पेज के बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में, अपनी जो पोस्ट है, आपकी ब्लॉग की कोई पोस्ट हो सकती है, उसके बारे में बताना है। जितना भी आपने सर्च इंजन को, वो मेटा टैग के ज़रिए से ही बताएंगे। और उसके बाद मेटा टैग का एक और यूज़ आता है जब आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने पे आते हैं, तो यानी बनानी स्टार्ट करते हैं, या आपने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना हो। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ऐसा डिज़ाइन जो कि हर स्क्रीन के ऊपर फिट आए। अगर आपने उसको मोबाइल पे ओपन किया है तो मोबाइल पे फिट आए, अगर आप उसको आपने डेस्कटॉप पे ओपन किया है तो उस पर, लैपटॉप पे, टैब पे, जिस पे भी ओपन करेंगे तो वो फिट आता है, उसको रिस्पॉन्सिव कहते हैं। जब आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने पे आते हैं तो सबसे पहले काम क्या होता है, मेटा टैग की सेटिंग होती है। वो इंशाल्लाह जब हम CSS पढ़ेंगे और उसके बाद हम बूटस्ट्रैप और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की तरफ आएंगे, तो उस टाइम में इसका वो आपको यूज़ इंशाल्लाह वो बताऊंगा। वो सबसे पहली चीज़ है। उसके बाद मेटा टैग जो बेसिक चीज़ें हैं, अब साथ साथ मैं आपको यानी पेंसिल इसीलिए कह रहा था कि आपने साथ साथ वो चीज़ें लिखती जाना है, कि जो मैं आपको छोटे छोटे टास्क बीच में देता जाऊंगा, जो आपकी असाइनमेंट डेली की हुआ करेगी। अब आपने ये करना है कि आपने एक छोटी सी रिसर्च करनी है, यानी इंटरनेट पे ही करनी है, कि मेटा टैग जो है वो किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। वो सारे पर्पस आपने लिखने हैं, और उनके उस तरीके से जिस उसका आपको सही बात है कि सिंटैक्स भी मिल जाएगा ऑनलाइन, उसको आपने लिख के जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 10 मार्क्स हैं, उसमें से जितने क्वेश्चन हुआ करेंगे उनकी प्रॉपर डिवीज़न होगी, और यानी क्वेश्चन वाइज कि हर क्वेश्चन, मसलन 10 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन को एक एक नंबर होगा,
और वो इसी तरीके से कि जिस तरीके से आपने जितना अच्छा किया होगा वो टास्क, आज वाला जो था उसके कोई मार्क्स नहीं है, वो जस्ट वैसे ही इवैल्यूएशन था, लेकिन ये जो हो गए इनके आपके ग्रेड्स लगेंगे। तो अब उसके बाद बारी आती है कि आपने ये आपकी आज की असाइनमेंट पहला क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट का, वो ये है कि आपने मेटा डिस्क्रिप्शन या सॉरी मेटा टैग किस किस के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और किस तरह से यूज़ होता है, ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अगर आपने अभी लिख ली है ठीक है, नहीं तो आप सारा देखने के लिए अपने पास कागज़ पेंसिल रख के ये रिकॉर्डेड देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जो चीज़ हेड सेक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं, वो आ जाती है हमारे पास टाइटल। जी ठीक है। अच्छा, दीपक आप अपना माइक अनम्यूट करें। दीपक आप सुन रहे हैं मुझे? अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, ये जो एक मैंने प्रोग्राम खोला हुआ है, ये वाला नज़र आ रहा है आपको? जी, नोट पैड। आपको अगर स्क्रीन नज़र आए, ऐसे ही एक कंप्यूटर नज़र आता है, आप किसी स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ ओपन हुई होती है, तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि ये नोट पैड है? जी। नहीं नहीं, नहीं नहीं, आप तो पहचान सकते हैं, एक नया इंसान आएगा ना, तो वो तो सिर्फ उसके लिए तो एक चीज़ है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो जगह है, ये टॉप पे लिखा हुआ है, वो तो उसको तो यहीं से पता चलेगा। तो हम ये वाली जो स्ट्राइप होती है, ये सबसे ऊपर जिसके अंदर ये 3 बटन होते हैं और यहाँ पे लोगो होता है, ये चीज़ ये वाली बार को क्या कहते हैं? जी जी। टूल बार से ऊपर ये जिसकी अभी अभी बात कर रहे थे, इस बार को क्या कहते हैं? ये ये वाली किसी भी प्रोग्राम की हो, तो यानी मसलन मैं यहाँ से VLC ओपन कर लेता हूँ, तो ये VLC की भी है, ये टॉप जिसके ऊपर VLC मीडिया प्लेयर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये वाली बार को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इसको टाइटल बार कहते हैं। तो टाइटल बार इसको क्यों कहते हैं? इसको टाइटल बार इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर प्रोग्राम का टाइटल दिया होता है, उससे पहले आपकी जो डॉक्यूमेंट ओपन होती है उसका टाइटल दिया होता है, ठीक है ना? इस वजह से इसको यानी विंडोज़ लेआउट में या हाँ, विंडोज़ लेआउट में इसको टाइटल बार कहते हैं। तो जब हम ठीक है, थैंक यू, अनम्यूट कर ले अपना माइक। अच्छा, टाइटल बार की तरफ आते हैं, तो हेड सेक्शन में हम जो दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं, वो अपने वेब पेज का टाइटल होता है, ठीक है? अब वेब पेज का टाइटल क्या होता है, अगर आप देख रहे हो तो ये मैंने यूट्यूब का पेज ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आपको ये यूट्यूब लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये यूट्यूब का टाइटल है, ठीक है ना? जो वेबसाइट का नेम होता है वो वेबसाइट का टाइटल होता है, ठीक है? जब भी आप अकेला गूगल का पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे गूगल लिखा होगा, फेसबुक का ओपन करेंगे तो फेसबुक प्लस टैग लाइन लिखी होगी उसकी, यानी वेलकम टू फेसबुक और फ्री फॉर एवर, जो भी चीज़ें वो लिखी होती है। तो इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक आपका वेबसाइट का नेम, और दूसरी चीज़ कौन सी होती है? दूसरी आपका टैग लाइन होती है, यानी आप उसको स्लोगन भी कह सकते हैं, अपनी कंपनी का कुछ भी हो सकता है। तो अब देखते ये हैं कि ये लिखते किस तरीके से। इसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो टाइटल का टैग है। ये सिंपल है, इसमें कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करना आपने, जस्ट टाइटल स्टार्ट और यहाँ पे टाइटल आपने एंड कर देना है। ये टाइटल आपने एंड कर दिया यहाँ पे, और इसके अंदर आपने लिखना है, मसलन हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम, पिक्सल परफेक्ट इंस्टीट्यूट। पिक्सल परफेक्ट इंस्टीट्यूट, और उसके बाद ये पाइप का साइन डालेंगे, इसको पाइप कहते हैं, ठीक है? तो मैं इसको लिख भी देता हूँ अगर क्लियर नहीं हो रहा तो। ये पाइप का साइन होता है, ये पाइप का साइन डालेंगे, उसके बाद टैग लाइन लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद टैग लाइन जो है, वी टीच विद
पैशन। ये हमारी यानी कंप्लीट जो अब हमारा टाइटल तैयार हो गया हमारे वेब पेज का। इसको मैं सेव करूँगा और सेव करके जब हम इसको ओपन करेंगे उसके अंदर वेब ब्राउज़र के अंदर, तो अब आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ पिक्सल परफेक्ट इंस्टीट्यूट। एंड अगर उस पर माउस लेके जाता हूँ तो ये लिखा हुआ आ रहा है कि वी टीच विद पैशन। और इसके ये क्या चीज़ होगी, ये हमारा टाइटल होता है। उसके उसके बाद आते हैं आगे कि तीसरी चीज़ या जो तीसरा टैग इम्पोर्टेंट होता है जो इसमें हम यूज़ करते हैं वो है लिंक का टैग। लिंक का टैग किसके लिए यूज़ होता है, मैंने जैसे बताया आपको कि एक्सटर्नल फाइल्स को लिंक करने के लिए। अब एक्सटर्नल फाइल्स CSS के रेलिवेंट जो भी हो सकती हैं, किसी और लैंग्वेज की भी हो सकती हैं, और कोई और भी। एक एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, बाकी इसके जो इसका ये जो लिंक है इसको हम कंप्लीट स्टडी करेंगे जब हम CSS पढ़ रहे होंगे। तो इसका जो पहला लिंक है, अगर आपने दोबारा हम यहाँ यूट्यूब पे आते हैं तो आपको ये जो इमेज नज़र आ रही है, किसी को पता है ये इस इमेज को हम क्या कहते हैं? जी जी, इसको कहते हैं फेव आइकॉन। ठीक है, ये फेव आइकॉन, थैंक यू। फेव आइकॉन जो होता है ये क्या होता है बेसिकली, आपके मोस्टली तो ये होता है कि आपका जो लोगो होता है ना, उसी लोगो को रीसाइज करके एक यानी इसकी डायमेंशंस कम करके 16x16 या 16 पिक्सल विड्थ और 16 पिक्सल हाइट, या फिर 32 भी यूज़ होता है। तो इतना इसको इतना छोटा करके तो वहाँ पे लगाया होता है बेसिकली। और कई जगह पे ऐसे होता है, डिफरेंट भी होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि यूट्यूब का लोगो ये है लेकिन उन्होंने फेव आइकन और लगाया हुआ है। और उसके बाद आते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं, इसको लिंक के टैग के ज़रिए से लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं फेव आइकॉन, और यहाँ पे इसका रिलेशन, ये एक एट्रीब्यूट है कि ये क्यों हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो रिलेशन इसका होता है आइकॉन। जी, रिलेशन आइकॉन। उसके बाद टाइप देते हैं इसकी। टाइप क्या होगी, इमेज होता है ऑब्वियसली, ये कोई टेक्स्ट नहीं है, इमेज होता है। लिंक में हमने रिलेशन देना होता है, टाइप देनी होती है, और उसके बाद वो रेफरेंस देना होता है जहाँ से ये फ़ाइल उठाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि टाइप इसकी क्या होगी। टाइप ये इमेज है, इमेज, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, और फिर एक्सटेंशन लिखते हैं कि किस किस एक्सटेंशन का हमने इमेज यूज़ करना है। ये JPG भी हो सकता है और PNG भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड जो है वो PNG है, क्योंकि ये PNG जो है वो ट्रांसपेरेंट भी होता है, बैकग्राउंड के बगैर भी आप उसको लगा सकते हैं। मतलब आप काफ़ी फ्रीली इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए PNG जो है वो रिकमेंडेड है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, तीसरा जो आप एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो हाइपर रेफरेंस है। आपको अगर याद हो तो मोहम्मद तकी, आप अपना माइक अनम्यूट करिएगा। मोहम्मद, हमने अब से पहले हाइपर रेफरेंस कहाँ पे यूज़ किया है, एज रेफरेंस? नहीं नहीं, टैग पूछ रहा हूँ, कौन से टैग में यूज़ किया था? बिल्कुल बिल्कुल, एंकर टैग, उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में ए टैग भी कहते हैं और एंकर टैग भी कहते हैं। यानी दो फाइल्स को लिंक करने के लिए, दो चीज़ों को लिंक करने के लिए, हाइपर रेफरेंस बनाने के लिए हम एच रेफ यूज़ करते हैं। थैंक यू। म्यूट कर लें अपना माइक। अच्छा, उसके बाद अब इसके अंदर भी हम जो तीसरा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वो हाइपर रेफरेंस है। एच रेफ इज इक्वल्स टू डबल कोट्स। अब एच रेफ क्या होगा, वो पाथ होगा, वो जगह होगी जहाँ पे आपका ये पड़ा हुआ है, यानी आपका लोगो पड़ा हुआ है, आपका सॉरी आइकॉन पड़ा हुआ है, फेव आइकॉन जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए जो ये अपना लोगो है उसी को यूज़ कर लेते हैं। आई थिंक मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे ही रखा था उसको। ये चलें, ये एक आइकॉन पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और इसको मैंने आइकॉन रख दिया। ठीक है जी, आइकॉन इसका नेम, icon.png फाइल का नेम है। और उसके बाद इसको मैं कॉल किस तरीके से करूँगा, इसको सिंपली आप ये लिखेंगे
एज रेफरेंस इसका icon डॉट png और इस टैग को बंद कर देंगे। इसका एंडिंग टैग नहीं होता, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये एक अनपेयर्ड सेल्फ क्लोजिंग टैग। और इसको यहाँ पे जाके अपना पेज हम रिफ्रेश करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास वो जो आइकॉन है अपार्थ का वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो पेज है और ये पेज है, इन दोनों चीज़ों की दोनों पे आप कंपेयर करें तो ये पेज जो है और ये पेज, इनकी ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हैं। तो आपको आज समझ आ गई कि किस तरीके से ये वाली टाइटल बार जो आपकी वेब पेज की होती है वो आप किस तरीके से बना सकते हैं। कोई भी पेज हो उसमें कुछ भी आप लिखना चाहें, यही प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे और जैसा भी इमेज है, जेपीजी भी लगाना चाहें तो लग जाएगा, लेकिन जेपीजी रिकमेंडेड इमेज नहीं है, इमेज एक्सटेंशन नहीं है। पीएनजी आप लगाएंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जो ये हमारी तीन चीज़ें हो गई। अपनी फोर्थ चीज़ के पास की तरफ आते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास स्टाइल। हम यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं। स्टाइल का टैग यहाँ पे स्टार्ट, और इधर हमने इसको क्लोज किया। अब स्टाइल के टैग में क्या होता है, यूसुफ आप अपना माइक अनम्यूट करिएगा। मेरे ख्याल है उनका माइक का इशू है पहले। जी जी, अच्छा ये बताएं कि HTML की स्टाइलिंग लैंग्वेज कौन सी है? ठीक है, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही कहा जी आपने। CSS स्टाइलिंग शीट है, जितना भी आपने कलर देना है, फॉन्ट देनी है, जितनी भी आपने मार्जिन पैडिंग कुछ भी देना है, मतलब वेब पेज को आपने स्टाइल, जितना भी इसका डिज़ाइन आपने तैयार करना है, उसकी स्टाइलिंग जितनी भी होती है वो सारी आप CSS के अंदर करते हैं। तो स्टाइल का जो टैग है वो बेसिकली यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ CSS का कोड लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ ये वाला जो सेक्शन है इसको हम वैसे यानी फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं। जब हम CSS पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इस पे कंप्लीट डिस्कशन होगी। तो इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन ये है, और इसका कि स्टाइल का टैग जो है वो CSS का कोड लिखने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आते हैं हम जो लास्ट चीज़ यानी हम लिखते हैं हेड सेक्शन के अंदर, वो होती है हमारा स्क्रिप्ट का टैग। इसको स्क्रिप्ट का टैग यहाँ ये पेयर्ड टैग है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। इसके दरमियान में अपना वो लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट का कोड। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो HTML की यानी वेब की फ्रंट एंड की जो बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट होती है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट का जो टैग है वो यूज़ होता है ताकि वेब पेज के अंदर ही आप अगर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहते हैं तो आप स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिख सकते हैं। जो ये मैसेज मिल रहा है, दीपक जो स्क्रिप्ट है उसके अगर एक मिनट में हम अपने वो इमेज की तरफ आते हैं, ये आप देखें। तो मैंने ये आपको बेसिक बताया था कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम इसमें करते हैं, जो इसमें लिखते हैं। सबसे पहली ये चीज़ें, और स्क्रिप्ट ऑप्शनल चीज़ है। ठीक है, इसको आप बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हैं और स्क्रिप्ट को वो हेड सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये मतलब जिस तरह से आप इसकी एग्जीक्यूशन चाहते हैं कि ये पेज के स्टार्ट में एग्जीक्यूट हो तो आप इसको स्टार्ट में लिखते हैं, एंड में एग्जीक्यूट हो तो एंड में लिखते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस होती है, ऑप्शनल है। ये वो एलिमेंट है जो आप दोनों जगह कर सकते हैं। ठीक है ना, स्क्रिप्टिंग आप उसमें हेड सेक्शन में भी कर सकते हैं और बॉडी में भी कर सकते हैं। जी सही कह रहे हैं आप। दीपक समझ आ गई आपको?
माइक अनम्यूट करके बता दें, टाइप करने में टाइम लगाएगा। चलें ठीक हो। अच्छा जी, अब हमारा जो हेड का सेक्शन है, जो हमारा आज के लेक्चर का भी पहला सेक्शन था, वो तो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट अभी इसको फर्दर कर स्टार्ट कर कंटिन्यू करने से पहले मैं चाहूँगा जिन लोगों के क्वेश्चन हैं वो पूछना चाहें अगर कोई, तो यहाँ पूछ सकते हैं। मोहम्मद बाकिर, आप थोड़े से लेट आए थे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जिनका क्वेश्चन है वो पूछें, और जिनका नहीं है वो नो लिख दें। क्लास में जी रिकी शर्मा, आप पूछें। माइक अनम्यूट, मैंने कहा माइक अनम्यूट करें, ठीक है। पूछें पूछें। जी जी पूछें। जी जी जी। ये वैसे बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। मैं आपको बताता हूँ। आप बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि जो कीवर्ड्स हैं, अगर हम सब कुछ जो हमारे वेब पेज के बारे में पता होता है सर्च इंजन को, वो अगर मेटा टैग के ज़रिए से पता चलता है, तो कीवर्ड भी इसी तरीके से, तो वो उनको कैसे ऐड करेंगे, बेसिकली आप ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। आपने बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली वही करते हैं। किस तरीके से? अ, एक मिनट, मैं आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। मैं यहाँ पे फेसबुक सर्च करता हूँ। मैंने गूगल में फेसबुक सर्च किया। अब आप देख रहे हैं कि फेसबुक सर्च करने पे ये तो आना ही चाहिए था। उसके बाद ये कुछ नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ आ रहा है यहाँ तक। ये जो पैराग्राफ है ना, इसको मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। और ये हमने जो यहाँ पे ऐड किया है, ये मेटा के अंदर डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब है कि अब हम इस मेटा टैग को क्यों यूज़ कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन देने के लिए। और फिर कंटेंट इसलिए का जो एट्रीब्यूट यूज़ किया है वो इसलिए किया है कि अब ये तो हमारी टाइटल हो गया ना कि क्या चीज़ हम इंसर्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये इसलिए यूज़ किया है कि अब हम डिटेल जो है, जो इस जगह पे जाके नज़र आनी है, ये जो नज़र आ रही है, ये इस वेब पेज के मेटा टैग के अंदर, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल। इसकी अगर हम मैं आपको कोडिंग दिखाता हूँ, तो किस तरह कोडिंग की समझाता हूँ, तो किस तरह से की गई होगी, इस तरह से होगी कि वो जो मेटा टैग ये जो नज़र आ रहा था, सॉरी डिस्क्रिप्शन जो ये नज़र आ रहा था, ये इस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो अब ये जाके आपके इस वेबसाइट के और इस कीवर्ड के ऊपर, ये या जितने भी आप कीवर्ड्स ऐड करेंगे, अब कीवर्ड्स को कैसे ऐड करना है, ये इसके बारे में आपने सर्च करनी है कि आप मेटा टैग में कीवर्ड, ये एक और पर्पज़ है। मैंने 2 पर्पज़ आपको बताया कि ऑथर ऐड करने के लिए, डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए, और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आप आपके असाइनमेंट में शामिल है कि हम किस तरीके से कीवर्ड्स को ऐड करते हैं, ठीक है ना? तो आई होप कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो अभी सबको पता चल गया होगा कि कीवर्ड कैसे करते हैं। लेकिन आपके असाइनमेंट में चीज़ें शामिल है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें, आपने करने हैं। इसके यूज़, इसके पर्पज़ जो हैं वो आपने ढूँढ के लाने हैं। क्लियर हो गया आपको? ओके, चलिए ठीक है। और मोहम्मद तकी और दीपक यूसुफ, आपका कोई क्वेश्चन? रमीज़ा, आपका कोई क्वेश्चन हो? ओके ओके, ठीक है। दीपक, आप पूछें, अनम्यूट करें माइक को। ओके जी, बात।
जी, जी। जी। हुँ, हुँ। नहीं, वो सजेशंस मेटा टैग्स से से नहीं होती हैं। वो किस तरह से होती हैं कि जो-जो चीज़ें आप यानी आप एक अपने कंट्री का बेसिकली जो होता है ना, गूगल की आपकी कंट्री की साइट है, वो यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में जब यूज़ करते हैं, तो वो है google.com.pk, और जब आप इंडिया में यूज़ करते हैं, तो google.co.in, ये यूज़ करते हैं। तो गूगल डॉट सी ओ डॉट यू के आप यूज़ करते हैं, यूके के अंदर डॉट सी ओ डॉट यू एस यूज़ करते हैं, यूएसए के अंदर। तो वो बेसिकली आपके जो कंट्री के ट्रेंड्स होते हैं ना, उनको उनको रखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनको ज़हन में रखते हुए, वो क्या करता है कि वो आपको सजेशंस दे रहा होता है कि आपके कंट्री फेलोज़ ने या आपके सिटी फेलोज़ ने अब इस तरह की सर्च की है, ठीक है? मसलन एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि पहले आज से कुछ साल पहले जब आप CHAI सर्च करते थे, ठीक है? अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में जब आप चाय सर्च करते थे, तो चाय की रेसिपी आ जाती थी। लेकिन जब आप अब चाय सर्च करते हैं, तो चाय वाला आ जाता है पहले। आपने सुना होगा। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि ट्रेंड चाय वाले का हो गया ना, कि ज़्यादा लोग सर्च वो कर रहे हैं। तो गूगल वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो समझ आता है कि आजकल लोग ये कीवर्ड जब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इसके आगे क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना? तो आई थिंक आपको इस एग्जांपल से समझ आ गई होगी कि ये सजेशंस कहाँ से बनती हैं। ये मेटा टैग से नहीं बनती, ये लोगों के इंटरेस्ट और लोगों के ट्रेंड से बनती हैं, जो हम खुद सेट करते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? जी, जी, पूछें। हुँ, हुँ। जी, जी। क्योंकि W3 इसीलिए ओपन होता है कि मोस्ट पॉपुलर साइट है, और पॉपुलर साइट इसलिए बनती है कि जब आप उसको ज़्यादा सर्च करते हैं, जितनी ज़्यादा सर्च होगी उतनी जल्दी पॉपुलर होगी। और डिस्क्रिप्शन जिस तरह से ऐड करते हैं ना, उसी तरह से एक मेथड होता है कीवर्ड्स ऐड करने का, वो भी मेटा टैग के ज़रिए। और जितने ज़्यादा रेलेवेंट आपके कीवर्ड किसी वेब पेज में होंगे ना, तो वो पेजेस आपको दिखाएगा, ठीक है? वो पेजेस आपको बार बार गूगल दिखाएगा, ठीक है? ये सारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटजीज़ हैं। और ये जो जिन टर्म्स को आज हमने डिस्कस किया, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बेसिक टर्म्स हैं, और आई होप कि उसका भी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा सब। चलिए जी, हम अपने फर्दर चलते हैं कि इससे अगला जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कमेंट्स। आप जनरल लैंग्वेज में अगर बात करें, तो कमेंट्स किसको कहते हैं? मोहम्मद तकी, आप बताइएगा, कमेंट्स क्या होते हैं? आम आम ज़ुबान में क्या 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 चीज़ होती है कमेंट? मोहम्मद तकी, आप बताइएगा माइक में। हेलो। ओके, ओके, चलिए ठीक है। यूसुफ, आप बताइएगा। नहीं, नहीं, कमेंट कमेंट क्या होते हैं आम ज़ुबान में? आम आम मैं जो जिस तरफ आप जा रहे हैं, मैं वो नहीं पूछ रहा। जो आम ज़ुबान में मैंने आपकी कुछ आपने बड़ा अच्छा ड्रेस पहना है, उस पर कमेंट किया, तो कमेंट क्या होगा बेसिकली? जी, बिल्कुल। किसी के बारे में लिखना, कहना, कुछ उसके बारे में अपनी राय देना, इसको क्या कहते हैं? इसको कमेंट कहते हैं। या डिस्क्राइब करना, कुछ ऐसा कर देना कि जिससे वो चीज़ अगर आपने देखी नहीं भी है, तो उस बारे में आपको इशारा मिल जाता है, यार ये ऐसा होगा, ठीक है ना? कोई बंदा बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, तो आप उसको किसी खूबसूरत बंदे से जो है वो कंपेयर कर दोगे, तो वो आपका कमेंट क्या कर रहा है कि वो दूसरा शख्स देखा नहीं है, लेकिन उसके ज़हन में उसकी तस्वीर बन के वो बंदे की सारी शक्ल उसके ज़हन में आ जाएगी। तो ये होता है कमेंट। अब जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं ना, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं, इंक्लूडिंग HTML,
तो हम एक चीज़ एक टर्म कमेंट यूज़ करते हैं। ये भी इसीलिए होती है ताकि जब आपको कमेंट आपका अपना नज़र आए तो आप क्या यानी आप साल बाद अपना कोड देखते हो, उसके अंदर कमेंट लगा हुआ आपका नज़र आए, तो आपको उस कोड को देखे बगैर वो कमेंट ही बता रहा हो वो कि ये कोड कौन सा है, और या उसके बारे में कोई ऐसा इशारा दिया हो या कोई ऐसी एग्जांपल लिखी हो या कुछ भी उस कोड के बारे में ऐसा लिखा हो कि कोड को पढ़े बगैर आप अपने ही कमेंट को देख के ये पहचान सको कि कोड किस मकसद के लिए और क्यों काम कर रहा है और क्यों लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कमेंट लिखा किस तरीके से जाता है। ये जी मोस्टली ये बॉडी सेक्शन में होता है, लेकिन आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं। एवन आप डॉक टाइप के बाहर भी हर जगह पे यानी HTML डॉक्यूमेंट जो होती है जिसकी एक्सटेंशन .html आपने लगा दी, उसमें आप कहीं भी कमेंट को यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सोशल मीडिया पे आप पे कोई पाबंदी नहीं होती कि आप कमेंट कहीं भी कर देते हैं, तो यहाँ पे भी आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि कहीं पे भी आप कमेंट कर देते हैं। तो इधर आ जाएं जी, कमेंट कैसे होता है। कमेंट इस तरीके से होता है कि आप एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आपने जैसे डॉक टाइप के बाद एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ किया था, यहाँ पे भी ऐसे ही एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करेंगे एंड देन 2 डैशेस लगा देंगे आप। अब ये 2 डैशेस और ये एक्सक्लेमेशन साइन एंड एंगल ब्रैकेट ये क्या करती है, ये करती है कि इसके बाद जितना भी टिल द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट जितना भी कोड होगा उस सारे को डिसेबल कर देगा, उसको इस तरह से कर देगा कि आपने इससे आगे कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, ये तब तक ऐसा ही होगा जब तक इसके आगे आप 2 डैशेस डाल के और एंगल ब्रैकेट क्लोज नहीं कर देते। ठीक है, अब इसका इफ़ेक्ट ये कमेंट का या ये जो डिसेबलिंग इफ़ेक्ट है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसके दरमियान आप चाहे उर्दू लिख दें, चाहे इंग्लिश लिख दें, चाहे हिंदी लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो कोड को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी रिज़र्व प्लेस है इसके अंदर। मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ ये फ़र्ज़ करें कोड मैंने ये कमेंट यहाँ नहीं लगाया, मैं यहाँ पे लगाता हूँ। एक मिनट मैं इसको नीचे कर दूँ, यहाँ पे एक एंटर किया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि बॉडी सेक्शन स्टार्ट्स। ठीक है, और मैंने इसमें काफ़ी सारे अब इन 2 डैशेस के बाद आप जितने भी डैश लगाएंगे वो सारे हिडन तस्वर होंगे, उनका पता नहीं चलेगा कि ये डैश लगे हुए हैं या क्या है, क्योंकि सेंटेक्स यहाँ से कमेंट्स का सेंटेक्स यहाँ पे और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आप चाहे बीच में कुछ भी लिखेंगे तो वो मैटर नहीं करेगा। ये अब मैंने यहाँ लिख दिया बॉडी सेक्शन स्टार्ट्स एंड सेम ऐसा ही कमेंट जो है वो एंड पे यहाँ पे भी लगा देता हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ बॉडी सेक्शन एंड्स। अब ये करेगा क्या, ये काम करेगा कि जब भी मैं चाहे कितने साल के बाद भी अपना ये फ़ाइल ओपन करूँगा तो मुझे ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि बॉडी सेक्शन कहाँ पे। फ़ौरन मुझे कमेंट में यूँ बड़ी सारी एक लाइन नज़र आ रही है, जी बॉडी सेक्शन यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। इसी तरीके से आप ये अपने पूरे कोड को यानी कि यूज़र फ्रेंडली नहीं, सॉरी, डेवलपर फ्रेंडली बनाने के लिए या फिर रीडेबल बनाने के लिए, यानी उसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप कोड ये यूज़ करते हैं। या फिर इसका एक और मकसद ये भी होता है कि मैं चाहता हूँ कि अभी मेरा जो इतना कोड लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से लेकर ये लिंक एक ये फेव आइकॉन, फ़र्ज़ करते हैं मैं चाहता हूँ कि मुझे फेव आइकॉन जो है ना ये यहाँ से ख़त्म भी ना करना पड़े और ये यहाँ से इसका फ़िलहाल इफ़ेक्ट नज़र भी ना आए और ये ख़त्म भी ना करना पड़े, यानी लगा रहे। मैं कभी यूज़ करना चाहूँ तो कर लूँ, लेकिन यहाँ से मुझे डिलीट करूँगा तो फिर दोबारा लिखने में टाइम लगेगा या फिर शायद मेरे ज़हन में ना रहे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी कमेंट लगा सकता हूँ। ठीक है, 2 डैशेस लगाऊँगा, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, एक्सक्लेमेशन साइन एंड दो डैशेस। उसके बाद अब ये सारा कोड जो है ये डिसेबल हो गया है, ये सारा हिडन है, जब तक कि मैं 2 डैशेस और लगा के इसको बंद नहीं कर देता। अब मेरी ये पूरे कोड में से सब कुछ सही चल रहा है सिवाय इस लाइन के। ठीक है, ये लाइन जो है ये काम नहीं कर रही है, बाकी पूरा कोड सही काम कर रहा है। अब हम इसको सेव करके यहाँ पे अगर इसको रिफ़्रेश करते हैं पेज को, इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखिए
ये आई थिंक कुछ एरर दे रहा है। अब आप इसके यानी ना ये कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके से जितने भी हिस्से के आप स्टार्ट और एंड में ये चीज़ लगा देंगे वो काम करना छोड़ देगा, मतलब वो काम नहीं करेगा आपके कोड के अंदर। अब आप देखिए तो ये मेटा टैग डॉट एच टी एम एल आ रहा है जो आपने इसका लिखा था, इसको क्या कहते हैं, टाइटल जो लिखा था वो टाइटल डिसेबल हो गया। क्यों? क्योंकि आई थिंक इसका कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये एग्जेप्शन में आता है। तो हम ये करते हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ हमने टाइटल पे ये लगाया है, तो टाइटल टैग टैग को हमने जब हम कमेंट्स के अंदर कर दिया तो उसकी क्या है, टाइटल टैग नज़र नहीं आ रहा, उसके एग्जीक्यूशन नहीं हो रही आपके प्रोग्राम यानी अपने आपके पेज के अंदर। तो अब आपकी डॉक्यूमेंट का नेम आ रहा है बजाय कि आपके टाइटल के। लेकिन जब हम इसको रिमूव करेंगे तो अब हम इसको देख सकते हैं। ये हो गया जी हमारा कमेंट्स। या आप अब आपकी दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपने जो भी असाइनमेंट बनानी है ना, मतलब आपको एक क्वेश्चन मिल चुका है, दूसरा आपका टास्क ये है कि आज से ऑनवर्ड हमेशा आपने ये करना है कि जितनी भी चीज़ें आपने मतलब कोड आप कुछ नया यूज़ कर रहे हैं, कोई लॉजिक कर रहे हैं, उसको आपने असाइनमेंट के लिए बता रहा हूँ, उसको आपने कमेंट करके बताना है कि ये मैंने क्यों यूज़ किया, ठीक है, उसका थोड़ा सा इशारा देना है, ठीक है। ये सेकंड चीज़ है, ये सेकंड आज से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है असाइनमेंट्स के अंदर। और अगर इसके बगैर होगा कि हर आप टैग जो यूज़ करेंगे न्यू टैग, उसमें आप थोड़ा सा बताएंगे कि जी ये व्हाट इट शोज़ एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड हियर, ये चीज़ें आप ज़रूर बताएंगे उसके अंदर। ये हमारा आज का दूसरा टास्क हो गया। उसके बाद चलते हैं जी आगे, कमेंट्स हमारे पास हो गए। जो हमारा लास्ट सेक्शन है और जो आज के लेक्चर का जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है और बड़ी जगह पे हम इसको यूज़ करेंगे। इसको हम अगर बात करें उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि अगर मैं कहूँ कि आपको शॉर्ट वर्ड्स में टेबल को डिफ़ाइन करना है तो दीपक किस तरह से करेंगे आप? टेबल क्या होता है? ठीक हो गया। दीपक इसके अलावा कोई और चीज़ आपको आपके ज़हन में हो बता सकें आप? उनका माइक मेरे ख्याल काम नहीं कर रहा। अच्छा, बिल्कुल सही आपने कहा कि सेट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ क्या होती हैं? यहाँ पे एक्सेल ओपन करते हैं हम। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल चीज़ें नज़र आ रही हैं यानी कि ये वन, जो आपको ये नंबर वन चीज़ नज़र आ रही है, ये क्या है? ये एक रो है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जितनी भी अब ये इन्फिनिटी तक भी जा सकती है, इसमें तो इन्फिनिटी तक यानी लामहदूद नहीं है, इसमें एक नंबर होता है। तो उसमें अब क्या होगा कि ये जो जितनी आपको हॉरिजॉन्टल चीज़ नज़र आ रही है, उर्दू में इसको मतवाज़ी कहते हैं, आई डोंट नो कि हिंदी में क्या कहते हैं। तो और ये जो रो है, ये जो एक लाइन है सेल्स की, या ये जो एक कतार भी कहते हैं, ये इसको हम क्या मैट्रिसेस में और अपने ग्राफिक्स के अंदर क्या कहते हैं, इसको हम एक रो कहते हैं, कि टेबल के अंदर भी इसको एक रो कहते हैं। उसके बाद आते हैं कि ये जो ये वाला इस ऑर्डर में वर्टिकल ऑर्डर के अंदर जो आपका एक लाइन बनी होती है, इसको आप एक कॉलम कहते हैं। कॉलम को आप जो है अखबार के अंदर भी देखते हैं, अखबारों के अंदर भी देखते हैं। अच्छा, जो आपका वाइट पेज होता है जिसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप क्या समझते हैं वो भी एक कॉलम है या नहीं है? यूसुफ आप क्योंकि बाकिर का तो माइक म्यूट है, यूसुफ आप बताइएगा। एक मिनट में आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसके बारे में पूछूंगा कि ये क्या चीज़ है। ये बताइए यूसुफ कि ये क्या चीज़ है जो आपके सामने नज़र आ रही है? नहीं नहीं, ये क्या चीज़ है मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो आपको सामने नज़र आ रही है। टेबल का मैंने नहीं पूछा। ये एक पेज है, किस चीज़ का? ये जी एक कॉपी का पेज है जिस पे उर्दू लिखी हुई है, उर्दू लिखा हुआ एक पेज है। हम इसको क्या टेबल कह सकते हैं या नहीं कह सकते?
चले मैं आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करता हूँ क्या चीज़ है, डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। चले जी, सब अपनी कमेंट में राय दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। रमीज़ा, आपकी राय नहीं आई, आप क्या कहेंगे? और अच्छा जी। बाकिर भी कह रहे हैं यस, दीपक कह रहे हैं यस, और बाकी अच्छा अच्छा ऑडियो सुन रही हैं वो। आपकी मेरे ख्याल इंटरनेट का कुछ इशू होगा। ठीक है, इसको हम टेबल कह सकते हैं। टेबल किस तरीके से कहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसको टेबल इस तरह से कहेंगे कि इसमें हमें रोज़ तो नज़र आ रही हैं। ये एक रो है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, ये इस तरीके से तकरीबन 16 रोज़ हैं। रोज़ नज़र आ रही हैं, कॉलम नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें कॉलम है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये एक कॉलम है। जितने भी पेजेस और जितनी भी चीज़ें आप देख रहे होते हैं, इवन टेक्स्ट मोस्टली जो है वो कॉलम्स में अरेंज, वो टेबल्स में ही अरेंज होता है। मोस्टली जो पेजेस होते हैं वो टेबल की शक्ल ही होती है, लेकिन कई में एक और कई में दो जो है कॉलम्स होते हैं। अब कॉलम की अब डिफरेंट, यही यहाँ पे यही चीज़ आप ये क्लियर करनी थी कि टेबल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी हर रो स्टार्ट, हर कॉलम जो है वो स्टार्ट से एंड तक एक जैसा हो। वो किस तरीके से कि अगर हम ये देखें, हम इसको तो एक कॉलम कह रहे हैं, इसको भी एक कॉलम कह रहे हैं, लेकिन क्या अगर मैं ये जो दो सेल्स हैं, यानी ये कॉलम और ये कॉलम की ये दोनों रोज़ जो हैं, इनको मैं क्या करूं, मर्ज कर दूं। ठीक है, और थोड़ा सा चलिए हम अपना कैनवस थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं कि जिसमें हम काम कर रहे हैं। हम इतने एरिया पे काम कर रहे हैं, इसको हमने एक बॉर्डर दे देते हैं यहाँ से। अब ये एरिया जो है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ये अब ये एरिया जो है, इसके अंदर एक ये तो पूरा कॉलम आपको नज़र आ रहा है, पूरा कॉलम है, पूरा कॉलम है। और अब ये है, ये एक कॉलम तो है, लेकिन एक कॉलम थोड़ा सा इसके इसकी ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी, इसकी शक्ल थोड़ी बदली हुई है। वो किस तरीके से कि इसके जो दो सेल्स हैं, इसके जो एक रो है वो ये बन चुकी है। अब इसको आप टेबल की जो क्लासिफिकेशन है उससे या टेबल की डेफिनेशन से निकाल तो नहीं सकते, है तो ये टेबल ही। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को आप मर्ज कर दें, इन दोनों को मर्ज कर दें तो टेबल तो रहेगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि अब इसकी और प्रॉपर्टीज़ इसमें आ गई हैं, कुछ और खसूसियात आ गई हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि टेक्स्ट पेजेस होते हैं वो मोस्टली टेबल्स की शक्ल में होते हैं, लेकिन कई लोग इसको रॉन्ग जो है रॉन्ग वे से देख रहे होते हैं। नहीं जी, टेबल कहाँ से आ गया, टेबल होता है। ठीक है, लेकिन वो टेबल डिफरेंट स्पेसिफिकेशन वाला टेबल हो सकता है। अब वेब पेज जो है, उसकी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज से अगर हम 6-7 साल 10 साल पहले की बात करें तो तब वेब डिज़ाइन जो था वो भी इसी तरीके से होता था। कहीं पे आप अगर एक मिनट में आपको कोई पुरानी वेबसाइट्स दिखा सकता हूँ यहाँ से। अ, ये एक यूके की साइट है। अब आप ये डिज़ाइन देखें तो ये कम्प्लीटली बहुत पुराना डिज़ाइन है, आज भी चल रहा है। यूके के सिटीज़ की डिटेल आपको इस वेबसाइट से मिलती है। लेकिन अब आप इसका डिज़ाइन देखें तो ये सिर्फ एक टेबल्स के अंदर बनी हुई वेबसाइट है। ठीक है, यानी टेबल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हो। आज तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स आ गए हैं जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसमें पढ़ेंगे फर्दर और भी। अब ये पूरी टेबल पे बनी हुई है, लेकिन ये कहीं से भी टेबल लगती नहीं है, ये सिर्फ एक टेबल है। पूरी वेबसाइट जो है ना, ये एक टेबल है, टेबल पे बनी हुई है, लेकिन कहीं से भी ये वेबसाइट टेबल लगती नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। आई होप कि आपको टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
अब जब हम टेबल की तरफ आते हैं तो इसमें सबसे पहले जो टेबल की चीज़ हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले डिस्कस की जाने वाली चीज़ है वो इसकी रो होती है, जो इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में जो सेल्स अरेंज होते हैं उसको हम रो कहते हैं। और रो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। रो के अंदर जितने खाने बनाए जाएं, जितने जिस हिसाब से डाटा अरेंज किया जाए उसका उनको कॉलम्स कहते हैं, और वो उस रो के कॉलम्स होते हैं। कैसे? अब इस रो की अगर बात करें तो रो तो एक है, ठीक है, ये लैंडस्केप का पेज भी आप इसको कह सकते हैं। रो एक है लेकिन इसके अंदर कॉलम्स काफ़ी ज़्यादा। कितने हैं कॉलम? इसके अंदर 5 कॉलम है, ठीक है। उसके इसी तरीके से जितनी भी टेबल है, पहले उसकी ड्रॉ करने टेबल बनाने का जो उसूल है उसमें सबसे पहले ड्रॉ की जाने वाली चीज़ होती है वो रो होती है। अब HTML में भी सेम ऐसे ही होता है। HTML में हम जो टेबल ड्रॉ करने के लिए टैग यूज़ करते हैं उसको कहते हैं टेबल। आई थिंक हमारा जो लेक्चर का टाइम है वो कुछ आज काफ़ी तफसीली लेक्चर हो गया, तो इंशाल्लाह हम इसको कल के लेक्चर में और कल के लेक्चर में आपका जो होगा लेक्चर वो घंटे का नहीं होगा। उसको हम तकरीबन 1 घंटा और 30 मिनट का हो सकता है। उसके अंदर हम ये भी जो टेबल है ये भी करेंगे, और कल हम कल के लेक्चर का हिस्सा है वो भी करेंगे। उसके बाद आज की सिर्फ आपकी यही 2 असाइनमेंट्स हैं जो मैंने दे दी हैं कि आपने मेटा टैग को रीड करके आना, और बाकियों को भी आप रिसर्च अपने तौर जारी रखें कि जो हमने पढ़ा है सिर्फ उसी को देख के खुश नहीं हो जाना कि यार उसकी बड़ी समझ आ गई, ठीक है। उस पर आपने ये नहीं देखना कि यार जो पढ़ा ठीक हो गया। आपने सिर्फ आपने करना ये मैंने आपको रास्ता बता रहा हूँ कि इसको यूज़ ऐसे करते हैं। अब आपको आगे एक तरीका आ गया कि इंटरनेट पे आपने इस चीज़ को सर्च कैसे करना है, ठीक है ना। इंटरनेट पे आप क्योंकि हमारा एम तो ये है ना, फ्रीलांसिंग हमने करनी है, तो उसमें आपको सारी ज़िंदगी गूगल आपके साथ चलेगा। मतलब आप कोई भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो आप हमेशा गूगल से हेल्प ले रहे होंगे। तो HTML सीखने का, CSS एंड बूटस्ट्रैप सीखने का मकसद ये नहीं है कि कोर्स के बाद आप ऐसे गुरु हो जाएंगे कि अब हर एक किसी को पढ़ाने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप को यूज़ करना, उससे वेबसाइट्स बनाना, और उसके ज़रिए से अगर कोई बंदा आपको किसी का कोड मिलता है तो उससे हेल्प लेना, ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं इस कोर्स के। तो आप इन जो कुछ पढ़ रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें और मुझसे क्वेश्चन करें, और मुझे खुशी होगी कि अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना दे सकूं, ठीक है, तो वो मेरे लिए फ़ायदा है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछने की वजह से मेरे नॉलेज में इजाफा होगा, मैं खुद रिसर्च करके आऊँगा, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए भी फ़ायदे की बात है। तो आई होप कि आपको आपकी पॉइंट समझ गए होंगे। आप सबको अल्लाह ताला सीखने का और शौक़ अता फ़रमाए। विश यू ऑल द बेस्ट, और आज का जो लेक्चर है उसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।